हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस। आज हम जनरल साइंस क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेम ऑफ मैकेनिज्म कॉमनली यूज्ड इन मीटर विद अ पॉइंटर मूविंग अक्रॉस अ स्केल। एक स्केल पर चलने वाले पॉइंटर वाले मीटर में आमतौर पर किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? ए व्हीटस्टोन ब्रिज, बी डी आर्सनल मूवमेंट, सी पोटेंशियोमीटर एंड डी ट्रांसफॉर्मर। डी आर्सनल मूवमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन मीटर विद अ पॉइंटर अक्रॉस अ स्केल। तो एक स्केल पर चलने वाले पॉइंटर में हम डी आर्सनल मूवमेंट का यूज करते हैं। डी आर्सनल मूवमेंट को हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं और ये अधिकतर एनालॉग मीटर में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है, इसका प्रिंसिपल मोटर एक्शन पर बेस होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है तो उस समय कॉइल रोटेट होती है और पॉइंटर मूवमेंट करता है और वो मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डी आर्सनल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रिंसिपल ऑफ डी आर्सनल मूवमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ। डी आर्सनल मूवमेंट का सिद्धांत किसके सिद्धांत के समान होता है? ए ट्रांसफॉर्मर, बी कैपेसिटर, सी परमानेंट मैग्नेट टाइप इलेक्ट्रिक मोटर एंड डी रजिस्टर। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो डी आर्सनल मूवमेंट होती है वो सिमिलर होती है इलेक्ट्रिक मोटर के। जब भी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करा जाता है और उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है तो पॉइंटर मूवमेंट करता है और जो पॉइंटर की मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिकल करंट के। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा पॉइंटर में मूवमेंट होगी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परमानेंट टाइप इलेक्ट्रिक मोटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टू थिंग आर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द इंडिकेटर इन अ डी आर्सनल मीटर। डी आर्सनल मूवमेंट में संकेतक की गति के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है? ए करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, बी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, सी पावर एंड फ्रीक्वेंसी एंड डी इम्पीडेंस एंड कैपेसिटर। तो डी आर्सनल मीटर में किन दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट के लिए? वो होते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट फ्लो करता है तो टॉर्क जनरेट होता है और वही टॉर्क क्या करता है? पॉइंटर को मूव करता है। सो ऑप्शन नंबर 1, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीटर विद परमानेंट मैग्नेट दैट वर्क विद करंट टू मूव द पॉइंटर आर कॉल्ड। स्थायी चुंबक वाले मीटर जो विद्युत धारा के साथ काम करने के लिए पॉइंटर को हिलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक मूविंग आयरन मीटर, 2 इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, 3 परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीटर एंड 4 इंडक्शन मीटर। जिन मीटर में परमानेंट मैग्नेट होती है और वो जो इलेक्ट्रिक करंट के साथ मिलकर पॉइंटर को मूव करता है उसे बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमएमसी भी बोलते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग मीटर में परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करा जाता है और ये मैग्नेट स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। पीएमएमसी का इस्तेमाल हम केवल डीसी मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएमएमसी का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? हम केवल डीसी मेजरमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीटर डेट यूज करंट कैरिंग कॉइल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड। धारा वाहक कुंडल का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले मीटर को क्या कहा जाता है? ए पीएमएमसी मीटर, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर, सी थर्मोकपल मीटर एंड डी मूविंग आयरन मीटर। पीएमएमसी में हम क्या कर रहे थे? हम एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे थे जो परमानेंट मैग्नेट हम यूज कर रहे थे। लेकिन इस केस में क्या पूछा गया है कि करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है उस केस में मीटर को क्या कहा जाता है? जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी उस केस में मीटर को कहा जाता है मूविंग आयरन टाइप मीटर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मूविंग आयरन टाइप मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द टर्म गैल्वेनोमीटर रेफर टू। गैल्वेनोमीटर को क्या कहा जाता है? ए अ डिवाइस फॉर मेजरिंग वोल्टेज, बी अ सेंसिटिव करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, 3 अ डिवाइस फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस एंड डी अ डिवाइस फॉर मेजरिंग पावर। तो गैल्वेनोमीटर से हम करंट को मेजर कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? अ सेंसिटिव करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। इस डिवाइस की मदद से हम काफी ज्यादा स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2, अ सेंसिटिव करंट डिटेक्टिंग डिवाइस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सॉफ्ट स्टील कोर इन अ पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर। पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर में सॉफ्ट स्टील कोर का क्या उद्देश्य होता है? ए टू रिड्यूस द टोटल एयर गैप बिटवीन द मैग्नेटिक पोल, बी टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, सी टू इंक्रीज द स्प्रिंग टेंशन एंड डी टू डैम्पन दी पॉइंटर मूवमेंट। तो पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर में सॉफ्ट स्टील का काम होता है एयर गैप को रिड्यूस करना और सॉफ्ट आयरन कुछ और चीजें भी करता है। एक तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करता है
क्योंकि सॉफ्ट आयरन किसका बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इजिली पास हो सकती है। और सॉफ्ट आयरन में हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी होती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टू रिड्यूस द टोटल एयर गैप बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल स्प्रिंग इन अ पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर। पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर में कंट्रोल स्प्रिंग का काम क्या होता है? ए, टू प्रोवाइड डैम्पिंग, B, to serve as a conductor and provide restoring force, C, to amplify the current and D, to increase the magnetic field। देखिए, कंट्रोल स्प्रिंग की मदद से हम रिस्टोरिंग फोर्स को जनरेट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हमेशा अपोज करेगा, जिससे कि पॉइंटर अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि अपनी जीरो पोजीशन पे आ सके। किस केस में? जब करंट को हम रिमूव कर देंगे। अब जब हम करंट को रिमूव कर देंगे तो कोई इनपुट चीज तो हमने दे नहीं रखी है, तो कायदे से पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे आ जाना चाहिए। तो उसे जीरो पोजीशन पे लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं। और पीएमएमसी में कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है? कंट्रोल स्प्रिंग प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन नंबर 2, टू सर्व एज कंडक्टर एंड प्रोवाइडिंग रिस्टोरिंग फोर्स, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन पीएमएमसी मीटर द पॉइंटर मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पीएमएमसी मीटर में पॉइंटर की मूवमेंट किसके समानुपाती होती है? ए, द वोल्टेज अप्लाई, बी, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल एंड डी, द करंट फ्लोइंग। तो पीएमएमसी मीटर में जो पॉइंटर की मूवमेंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। जितना ज्यादा करंट पीएमएमसी मीटर में फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा पॉइंटर में मूवमेंट होगी। सो ऑप्शन नंबर 4, द करंट फ्लोइंग, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट हैपन टू द कॉइल इन अ पीएमएमसी मीटर व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू इट। जब पीएमएमसी मीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो कुंडल यानी कि कॉइल में क्या होता है? इट रोटेट क्लॉकवाइज, बी, इट रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, सी, इट रिमेन स्टेशनरी एट द जीरो पोजीशन एंड डी, इट ऑसिलेट कंटिन्यूअसली। जब पीएमएमसी मीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस समय कॉइल में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, यानी कि कॉइल की मूवमेंट या पॉइंटर की जो मूवमेंट होगी वो आपकी जीरो पोजीशन पे होगी। सो ऑप्शन नंबर 3, इट रिमेन स्टेशनरी एट द जीरो पोजीशन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट कंट्रोल द रोटेशन ऑफ कॉइल इन अ पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी मीटर में कुंडल के घूर्णन को कौन नियंत्रित करता है? ए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी, स्प्रिंग टेंशन, सी, ग्रेविटी एंड डी, फ्रिक्शन। तो पीएमएमसी मीटर में कॉइल की रोटेशन को स्प्रिंग टेंशन कंट्रोल करता है। करंट की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जो कॉइल को रोटेट करता है, बट जो स्प्रिंग टेंशन होता है जिसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क भी बोलते हैं वो उसको पुल बैक करता है। और पॉइंटर या कॉइल कब रुकेगा? जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और पॉइंटर एक्चुअल मेजरमेंट को शो करता है उस टाइम पे। सो ऑप्शन नंबर 2, स्प्रिंग टेंशन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ इज द स्केल ऑफ पीएमएमसी मीटर कैलिब्रेटेड। पीएमएमसी मीटर के पैमाने को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है? ए, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड डिफ्लेक्शन, बी, बेस्ड ऑन वेट ऑन द पॉइंटर, सी, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड डी, बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। देखिए, पीएमएमसी मीटर किस पे डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो पीएमएमसी मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए हमें करंट और डिफ्लेक्शन का रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर 1, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड डिफ्लेक्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ज्वेल बेयरिंग इन पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी मीटर में ज्वेल बेयरिंग्स का क्या उद्देश्य होता है? ए, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, बी, to increase the weight of the moving system, C, to provide electrical insulation and D, to increase friction। पीएमएमसी मीटर में ज्वेल बेरिंग से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कम आपका फ्रिक्शन होगा उतनी ही अच्छी हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिल पाएगा और उतनी ही हम सेंसिटिवली रीडिंग को ले पाएंगे। तो इन केस अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा और हमें लो वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करना है तो वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन कम है और उस केस में अगर हमें लो वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करना है तो वो हम इजिली कर पाएंगे। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, टू डिक्रीज फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई इज द शाफ्ट ऑफ द मूविंग कॉइल इज टेपर्ड। पीएमएमसी मीटर में मूविंग कॉइल के शाफ्ट को टेपर्ड क्यों बनाया जाता है? ए, टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, बी, टू रिड्यूस इट्स वेट, सी, टू मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड डी, टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस। पीएमएमसी मीटर में मूविंग कॉइल के शाफ्ट को टेपर्ड इसलिए बनाया जाता है, हम उस केस में भी क्या करते हैं? फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं। फ्रिक्शन रिड्यूस करके हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन रिड्यूस करके हम क्या कर रहे हैं? हम मीटर की एक्यूरेसी को बढ़ा रहे हैं और मीटर की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3, टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पिंग इन मूविंग कॉइल मीटर। मूविंग कॉइल मीटर में डैम्पिंग का उद्देश्य क्या होता है? ए, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर, बी, टू प्रोटेक्ट द मीटर फ्रॉम ओवरलोड, सी, अलाउ द पॉइंटर टू सेटल क्विकली
एंड डी टू एम्पलीफाई द मेजर सिग्नल। मूविंग कॉइल मीटर में डैम्पिंग का उद्देश्य होता है कि हम पॉइंटर को सेटल जल्दी कर दें। अगर हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग फोर्स नहीं होगा तो पॉइंटर ऑसिलेट करता रहेगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने से पहले, या जो उसको रीडिंग शो करनी है वो रीडिंग शो करने से पहले वो काफी टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा, जिससे हमें रीडिंग लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये किस केस की बात कर रहा हूँ मैं? एनालॉग मीटर के केस की बात कर रहा हूँ। डिजिटल में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन एनालॉग में अगर आपको रीडिंग लेनी है तो पहले पॉइंटर को सेटल होना जरूरी है। तो डैम्पिंग इसी चीज पर काम करता है, वो पॉइंटर को जल्दी सेटल कर देता है ताकि हम रीडिंग ले सकें। सो ऑप्शन नंबर थ्री अलाउ द पॉइंटर टू सेटल क्विकली, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन पीएमएमसी मीटर व्हाट कंपोनेंट ऑफन प्रोवाइड द डैम्पिंग फंक्शन। पीएमएमसी मीटरों में कौन सा घटक अक्सर डैम्पिंग फंक्शन प्रदान करता है? ए परमानेंट मैग्नेट, बी एल्यूमिनियम फ्रेम ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, सी कंट्रोल स्प्रिंग एंड डी पॉइंटर। पीएमएमसी मीटर में जो डैम्पिंग प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है एल्यूमिनियम फ्रेम। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल मूव करता है तो एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर एडी करंट इंड्यूस होता है या जनरेट होता है, जो कॉइल के मोशन को अपोज करता है, और इसी वजह से कॉइल की मूवमेंट जल्दी सेटल हो पाती है या कॉइल जल्दी रेस्ट पे आ सकती है, या जो पॉइंटर का ऑसिलेशन है वो कम हो जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द एल्यूमिनियम फ्रेम ऑन विच द कॉइल इज बाउंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उपकरणों का अंशांकन कैलिब्रेशन का उद्देश्य क्या होता है? ए टू इंश्योर द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग ओवर टाइम, B to increase the range of the instrument, C reduce the cost of the instrument and D to simplify the use of instrument। देखिए कैलिब्रेशन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई भी इक्विपमेंट प्रॉपर रीडिंग दे सके और एक्यूरेट रीडिंग दे सके। किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में कैलिब्रेशन का यही काम होता है कि हम ये इंश्योर कर सके कि जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो प्रॉपर हो। सो ऑप्शन नंबर ए टू इंश्योर द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग ओवर टाइम, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई माइट एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग चेंज ओवर टाइम इवन इफ इट इज नॉट फॉल्टी। समय के साथ उपकरण की रीडिंग क्यों बदल सकती है भले ही वहाँ खराब ना हो? ए ड्यू टू चेंजिंग टेम्परेचर, बी ड्यू टू एजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट, सी ड्यू टू चेंज इन मेजर क्वांटिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग चेंज होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो है चेंज इन टेम्परेचर, वो भी ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि इंस्ट्रूमेंट पुराना हो गया, उसकी एज हो गई, ये भी सही है। तीसरा कारण क्या है कि जो मेजरिंग क्वांटिटी है वही चेंज हो गई, ये भी एक कारण बनता है। तो ये तीनों कारण ही सही कारण है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द टिपिकल प्रोसीजर फॉर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अगेंस्ट नॉन स्टैंडर्ड, बी एडजस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट इंटरनल कंपोनेंट, सी बोथ ए एंड बी एंड डी रिप्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट विद न्यू वन। देखिए कैलिब्रेशन में हम क्या करते हैं, हम एक नॉन स्टैंडर्ड के साथ रीडिंग को मेजर करते हैं। जो भी हम रीडिंग इक्विपमेंट से ले रहे हैं उसको हम एक नॉन स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे कि जो रीडिंग आ रही है क्या वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरा, हम उसके इंटरनल कंपोनेंट को एडजस्ट करते हैं। इन केस हमें लगा कि रीडिंग में कुछ फ्लक्चुएशन है, कुछ चेंजेस है, तो हम इसके इंटरनल कंपोनेंट को चेंज करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे ताकि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल पाए। तो ये दोनों ऑप्शन ही आपके बोथ ए एंड बी राइट ऑप्शन होंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल मेथड ऑफ कैलिब्रेशन फॉर वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो वोल्ट मीटर और एमीटर के कैलिब्रेशन का फंडामेंटल मेथड क्या होता है? ए पोटेंशियोमीटर मेथड, बी ओम मीटर मेथड, सी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड एंड डी कंपैरिजन मेथड। अगर हमें वोल्ट मीटर और एमीटर को कैलिब्रेट करना है तो हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर मेथड का। तो पोटेंशियोमीटर से हम काफी प्रिसाइसली वोल्टेज और करंट को मेजर कर लेते हैं और उसकी रीडिंग को कंपेयर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम करेक्ट करते हैं बाय एडजस्टिंग इंटरनल कंपोनेंट। कैलिब्रेशन के बाद हम इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं। सो वोल्ट मीटर और एमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए फंडामेंटल मेथड कौन सा होता है? पोटेंशियोमीटर मेथड। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज अ कॉमन मेथड फॉर कैलिब्रेटिंग पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। पोर्टेबल उपकरणों को अंशांकित करने के लिए एक सामान्य विधि क्या है? ए कंपेयरिंग देम विद अ हाई ग्रेड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, बी यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, सी यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड डी यूजिंग एन ऑसिलोस्कोप। अगर हमें किसी भी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है तो हम हाई ग्रेड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इनका यूज करने का फायदा क्या है? इनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये एक तरीके का स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड से हम किसी भी दूसरे स्टैंडर्ड को या दूसरे डिवाइस को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें वैल्यूज में डेविएशन का पता लग पाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कंपेयरिंग देम विद अ हाई ग्रेड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट।
क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेटिंग एनालॉग मीटर। एनालॉग मीटर को अंशांकित करने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का मानक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, बी थर्मोकपल मीटर, सी हाई प्रिसिजन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट एंड डी इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर। तो अगर हमें किसी भी एनालॉग मीटर को कैलिब्रेट करना है तो हम यूज कर सकते हैं किसी भी एक हाई प्रिसिजन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि हम कैलिब्रेशन करते किससे हैं, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा बेटर हो। अगर हमारे पास ए डिवाइस है और बी डिवाइस है और बी डिवाइस की एक्यूरेसी हाई है तो हम ए डिवाइस को हमेशा बी डिवाइस से कंपेयर करेंगे। तो सेम चीज होती है कि एनालॉग की जो एक्यूरेसी होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल कम होती है, डिजिटल की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो इसी वजह से अगर हमें एनालॉग मीटर को कैलिबर करना है तो हम यूज कर सकते हैं किसी भी एक डिजिटल मीटर का। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाई प्रिसिजन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के क्या एडवांटेज होते हैं या क्या लाभ होते हैं। ऑप्शन 1 है दे हैज यूनिफॉर्म स्केल, 2 दे कंज्यूम लेस पावर, 3 दे हैज एफिशिएंट डैम्पिंग एंड 4 ऑल ऑफ द अबव। तो पीएमएमसी में जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे थे वो सारे गिवन उसके एडवांटेज है। एक तो इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है। अब पीएमएमसी में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सो दिस इज द मेन रीजन पीएमएमसी का स्केल यूनिफॉर्म होता है। और जो स्केल की इसकी रेंज होती है वो अराउंड 250 से 270 डिग्री होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। दूसरा पीएमएमसी काफी कम पावर को कंज्यूम करता है और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो डैम्पिंग होती है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है। डैम्पिंग फोर्स क्या करता है, ऑसिलेशन को रिड्यूस करता है। जब हम कभी भी रीडिंग लेते हैं तो पॉइंटर डायरेक्टली किसी भी एक पोजीशन पर रुकता नहीं है, वो थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ मूव करता है, उसे बोला जाता है ऑसिलेशन या दोलन। उसी को कम करने के लिए हम यूज करते हैं डैम्पिंग का। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो अब हमें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के डिसएडवांटेज बताने हैं ऑप्शन में से। फर्स्ट दे आर कॉस्टली व्हेन कंपेयर टू अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। सेकंड दे कैन ओनली बी यूज्ड फॉर डीसी मेजरमेंट। थर्ड दे शो एरर ड्यू टू लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म एंड 4 ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे भी जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे ऑप्शन राइट हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से तो जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट है वो हाई होती है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी मेजरमेंट के लिए यूज हो सकते हैं, एसी मेजरमेंट के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एसी करंट होता है वो पीरियोडिकली रिवर्स होता है। जो पॉइंटर होगा वो कभी सेटल ही नहीं हो पाएगा, कभी वो 0 पर जाएगा, कभी वो कोई और रीडिंग दिखाएगा। तो इसी वजह से पीएमएमसी मीटर का इस्तेमाल केवल और केवल डीसी मेजरमेंट में किया जाता है। थर्ड एरर ड्यू टू लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो परमानेंट मैग्नेट है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में वो अपना मैग्नेटिज्म खो सकती है या उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। अगर उसकी एफिशिएंसी भी कम हुई तो हमें राइट रीडिंग नहीं मिलेगी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मूविंग आयरन उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी मैग्नेटिक फोर्स, सी थर्मल इफेक्ट एंड डी केमिकल इफेक्ट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। जब भी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन को अट्रैक्ट करेगा और एक केस में वो सॉफ्ट आयरन को रिपल्स भी करता है। वो केस हम आगे पढ़ेंगे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट मटेरियल इज द मूविंग पार्ट ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप ऑफ। मूविंग आयरन उपकरणों में चलने वाला हिस्सा किस पदार्थ से बना होता है। ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी सॉफ्ट आयरन एंड डी स्टील। तो मूविंग आयरन का मूविंग पार्ट बना होता है सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन की कुछ एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज और सबसे मेन एडवांटेज यही होता है कि उसको हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं और उनकी जो रीडिंग एक्यूरेसी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मेनी मेन टाइप ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर देयर। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। A1, B2, C3 एंड D4। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के दो मेन प्रकार होते हैं। पहला होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप। जैसे कि नाम बता रहा है, एक में जो सॉफ्ट आयरन होगा वो अट्रैक्ट होगा और दूसरे में जो सॉफ्ट आयरन होगा वो रिपल्स होगा। और इसमें एक मेन पॉइंट क्या है कि जब हम अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसमें हम केवल सॉफ्ट आयरन का सिंगल पीस यूज करते हैं। रिपल्सन टाइप में हम सॉफ्ट आयरन के 2 पीसेस यूज करते हैं, क्योंकि जब हम 2 पीसेस को यूज करेंगे तो सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब जब सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो सॉफ्ट आयरन रिपल्स करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2
2। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन एन अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द सॉफ्ट आयरन पीसीस। आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन उपकरण में सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा किस आकार का होता है? ए ओवल, बी रेक्टेंगुलर, सी सर्कुलर एंड डी ट्राइंगुलर। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो सॉफ्ट आयरन पीस होता है वो ओवल शेप का होता है या अंडाकार शेप का होता है। ओवल शेप के होने से काफी ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं। जैसे कि पहला एडवांटेज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन होगा वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ओवल शेप की मदद से मैग्नेटिक फील्ड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे हमें मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स मिल पाता है। और सॉफ्ट आयरन की मदद से जो डिफ्लेक्शन होता है वो काफी ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है, मूवमेंट काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाती है। कंट्रोल मूवमेंट का मतलब है रोटेशन स्मूथ हो जाती है और उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। और थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर स्केल। इसको एक साथ आना था, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। पहला पॉइंट ये है कि मूविंग आयरन का जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है, लेकिन जब हम ओवल शेप का इस्तेमाल करते हैं तो हम नॉन लीनियर के प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो ओवल शेप का रिस्पॉन्स होता है, ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 ओवल शेप यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द सॉफ्ट आयरन पीस इन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज पिवटेड। आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन उपकरण में सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा कहाँ पर केंद्रित होता है? ए सेंट्रल, बी एट द बॉटम, सी एट द टॉप एंड डी इसेंट्रिकली। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में सॉफ्ट आयरन पीस को हम इसेंट्रिकली प्लेस करते हैं, यानी कि सेंटर जो है इसका, फॉर एग्जांपल इसका सेंटर ये है, हम सेंटर से कोई ऑफ पोजीशन पे इसको प्लेस करते हैं, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है जब कॉइल के अंदर हम करंट को फ्लो करते हैं और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो आयरन पीस को अच्छी तरीके से पुल कर पाए। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इसेंट्रिकली। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ज्वेल बेरिंग इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ज्वेल बेरिंग का क्या कार्य होता है? ए टू प्रोवाइड डैम्पिंग, बी टू सपोर्ट द पॉइंटर, सी टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल एंड डी टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। ज्वेल बेरिंग क्या करता है? अगर आपको ये पता है ज्वेल बेरिंग का एक मुख्य काम क्या होता है, ज्वेल बेरिंग फ्रिक्शन कम करता है। अगर फ्रिक्शन कम कर रहा है ज्वेल बेरिंग, तो वो क्या कर रहा है, जो पॉइंटर की मूवमेंट है उसकी रोटेशन को फ्री कर रहा है। तो इससे ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। और सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखी है, स्पिंडल क्या कर रहा है, फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है, स्मूथनेस को इंक्रीज कर रहा है और मूवमेंट को प्रिसाइज कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर का विक्षेपण किसके समानुपाती होता है? ए अप्लाई वोल्टेज, बी स्क्वायर ऑफ करंट, सी करंट एंड डी पावर कंज्यूम्ड। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के। दैट मीन्स अगर करंट डबल है तो डिफ्लेक्शन 4 टाइम हो जाएगा। इसी वजह से जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 द करंट स्क्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डैश मेजरमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग डैश माप के लिए किया जा सकता है? ए ओनली एसी, बी ओनली डीसी, सी बोथ एसी एंड डीसी एंड डी फॉर फ्रीक्वेंसी। देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल एसी और डीसी दोनों के लिए किया जा सकता है। अब डीसी में तो आपको पता है कि डीसी की डायरेक्शन सेम रहती है, चेंज नहीं होती, लेकिन एसी की डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो जब एसी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कभी अट्रैक्टिव टाइप बनेगा और कभी रिपल्सिव टाइप बनेगा, यानी कि पॉइंटर उस केस में तो अपनी एक एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम किसी भी वैल्यू को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसी वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में वो हमेशा सिंगल डायरेक्शन में लगती है। और उसका मेन रीजन क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो इसी वजह से हम एसी में आरएमएस वैल्यू को मेजर कर पाते हैं। और डीसी में तो आपको पता ही है कि करंट कांस्टेंट होता है, तो एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर ऑफ द करंट के। दोनों केस में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो स्क्वायर ऑफ द करंट के जनरेट होगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ एसी एंड डीसी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग आयरन पीस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। मूविंग आयरन टुकड़े पर लगने वाला बल किसके स्वतंत्र होता है? ए द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, सी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड डी द शेप ऑफ द आयरन पीस। तो जो मूविंग आयरन पीस पे फोर्स लगता है वो किससे प्रभावित नहीं होता है? वो डायरेक्शन ऑफ द करंट से प्रभावित नहीं होता है। अभी हमने बात करी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के। तो करंट चाहे नेगेटिव में बह रहा हो चाहे वो पॉजिटिव में बह रहा हो, अल्टीमेट क्या आएगा? वो पॉजिटिव वैल्यू ही शो करेगा, क्योंकि नेगेटिव को भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव तो आपका पॉजिटिव ही है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्वेश्चन नंबर 34 है, द स्केल ऑफ मूविंग
मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज यूनिफॉर्म, लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म एंड लॉगरिथमिक। अब क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो स्क्वायर ऑफ द करंट है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नॉन यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो हमें बताना है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या नुकसान होते हैं। फर्स्ट, दे आर अफेक्टेड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, दे हैव यूनिफॉर्म स्केल। थर्ड, दे कंज्यूम लेस पावर। एंड फोर्थ, दे आर रोबस्ट एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पे काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड आपका कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है? स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है। जो भी करंट कैरिंग कॉइल मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो कहाँ जनरेट हो रहा है? वो डिवाइस के अंदर जनरेट हो रहा है। लेकिन कोई भी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा आसपास तो वो उसकी एक्यूरेसी को खराब कर देगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दे आर अफेक्टेड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ डस अ मूविंग कॉइल मीटर मेजर रेजिस्टेंस। एक मूविंग कॉइल मीटर प्रतिरोध को कैसे मापता है? ए, बाय डायरेक्टली मेजरिंग द रेजिस्टेंस यूजिंग अ डिश सर्किट। बी, बाय मेजरिंग द करंट थ्रू द अननोन रेजिस्टेंस। सी, by measuring the voltage across the unknown resistance, and D, by comparing the unknown resistance with the known resistance। अगर हमें मूविंग कॉइल मीटर से रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो हम अननोन रेजिस्टेंस से किसी एक नॉन रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। और इसका प्रिंसिपल कहाँ पे यूज होता है? इसका प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज में यूज होता है। आपने व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा। इसमें 4 आर्म्स होती हैं, PQ/RS। तो हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, उसको हम कंपेयर करते हैं नॉन रेजिस्टेंस से, उससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाय कंपेयरिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद नोन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट हैपन व्हेन द टेस्ट प्रोब ऑफ एन ओम मीटर यूजिंग अ मूविंग कॉइल मीटर आर शॉर्ट सर्किटेड। अगर हम ओम मीटर के टेस्ट प्रोब को शॉर्ट सर्किट कर दें तो क्या होगा? ए, द मीटर डिफ्लेक्ट टू अ फुल स्केल। बी, द मीटर डिफ्लेक्ट टू 0। सी, द मीटर शो इनफिनाइट रेजिस्टेंस। एंड डी, द मीटर शो हाफ स्केल डिफ्लेक्शन। तो अगर हम ओम मीटर के टेस्ट प्रोब को शॉर्ट सर्किट कर दें तो उस केस में मीटर फुल स्केल रीडिंग को डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है? मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, और जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो मैक्सिमम रीडिंग आपको शो करेगा। सो ऑप्शन नंबर 1, द मीटर डिफ्लेक्ट टू अ फुल स्केल, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट लॉ इज द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट विद अ मूविंग कॉइल मीटर बेस्ड ऑन। मूविंग कॉइल मीटर के प्रतिरोध मापने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? ए, किरचॉफ लॉ। बी, एम्पेयर लॉ। सी, फैराडे लॉ। एंड डी, ओम्स लॉ। तो मूविंग कॉइल मीटर से अगर हमें रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है? वो ओम लॉस पे काम करता है। ओम मीटर में हम क्या यूज करते हैं? एक वोल्टेज सोर्स का यूज करते हैं जिसकी वजह से अननोन रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है, और आपको फॉर्मूला पता ही है, V=IR। तो हम इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 वैल्यू में पता होंगी, करंट की और वोल्टेज की, उससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ इज अ मूविंग कॉइल मीटर अडेप्टेड टू मेजर वोल्टेज। मूविंग कॉइल मीटर को हम वोल्टेज मेजर करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? ए, by adding a resistance in parallel with the meter. B, by adding a resistance in series with the meter. C, by using a rectifier. And D, by using a transformer। अगर हमें मूविंग कॉइल मीटर से वोल्टेज को मेजर करना है तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज रजिस्टर को इस केस में क्या बोला जाता है? मल्टीपल रजिस्टर भी बोला जाता है। और मल्टीपल रजिस्टर क्या करते हैं? करंट को लिमिट कर देते हैं। एक तरीके से किसका काम कर रहे हैं? एक तरीके से ये रियोस्टेट का काम कर रहे हैं, जो करंट को लिमिट कर देंगे। तो जब एक्सेसिव करंट लिमिट हो जाएगा तो हम वोल्टेज को इजीली मेजर कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा उतना ही हम हाई वोल्टेज मेजर कर पाएंगे, क्योंकि उतना ही ज़्यादा हम करंट को लिमिट कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाय एडिंग अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द मीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेजर AC वोल्टेज विद अ मूविंग कॉइल मीटर। अगर हमें मूविंग कॉइल मीटर से AC वोल्टेज को मेजर करना है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी या किस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी? ए, ट्रांसफार्मर। बी, कैपेसिटर। सी, रेक्टिफायर। एंड डी, इंडक्टर। तो अगर हमें मूविंग कॉइल मीटर से AC वोल्टेज को मेजर करना है तो हमें एक रेक्टिफायर की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि मूविंग कॉइल मीटर एक DC डिवाइस होता है, इसका इस्तेमाल DC मेजरमेंट में किया जाता है। तो हमें पहले क्या करना होगा? हमें AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो किसकी मदद से होता है? वो रेक्टिफायर की मदद से होता है। देन हम बाद में उस DC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, रेक्टिफायर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।